एंडोक्राइन सिस्टम स्टडी करने जा रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो नीट का हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रिट हो, पटवारी हो, कांस्टेबल हो, जनरल साइंस जब भी रहता है तो उसमें ह्यूमन सिस्टम जरूर रहते हैं। और ह्यूमन सिस्टम के अंदर भी एक टॉपिक है जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। वो ऐसा टॉपिक है जो हर कंपटीशन एग्जाम में उससे क्वेश्चंस आते हैं। हम स्टडी तो ऐसे बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ बेसिक फंडे हैं जो आपके क्लियर होने चाहिए, वही से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक के अंदर बेसिक पार्ट स्टडी करेंगे, क्योंकि कभी कभी मैंने देखा कि वहीं से क्वेश्चन आ जाता है। बेसिक पार्ट का मीनिंग क्या है कि हमें सबसे पहले ये तो पता चले कि एंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है, टाइप्स ऑफ ग्लैंड कितनी होती है, उनका मीनिंग क्या है, उनके एग्जाम्पल क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यही देखने जा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं एंडोक्राइनोलॉजी की, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी जो है वो कौन है? थॉमस एडिसन है। क्लियर? और आपसे मैं कह रहा हूं जो हार्मोन है, आपसे मेरे को जो वर्ड हार्मोन है वो किसने दिया है? स्टार्लिंग ने दिया है। क्लियर? तो ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। अब हम सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ ग्लैंड। ठीक है? तो आपसे मैं अगर मैं टाइप्स ऑफ ग्लैंड की बात करूं तो तीन तरह की ग्लैंड्स होती है। एक बहिस्रावी ग्रंथियां, एक अंतःस्रावी ग्रंथियां और एक मिश्रित ग्रंथियां। क्लियर? यानी एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, मेसोक्राइन। क्लियर? अब बात करें अपन बहिस्रावी ग्रंथियां, मीनिंग क्या है? तो आपसे मैं कह रहा हूं बहिस्रावी ग्रंथियों का मीनिंग होता है कि जिनमें डक्ट जो है वो क्या होती है? प्रेजेंट होती है, लेकिन वो हार्मोन रिलीज नहीं करती है। और अगर मैं बात करूं इसमें एग्जांपल्स की, तो इसका एक लीवर एग्जांपल होता है, लाल ग्रंथियां स्लेवरी ग्लैंड्स एग्जांपल होता है, अश्रु ग्रंथियां, लैक्रिमल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, मायोग्लैंड ग्लैंड और भी बहुत सारी ग्लैंड्स इसकी एग्जांपल्स होते हैं। क्लियर? अब बात करें अंतःस्रावी ग्रंथियों की, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो है डक्ट क्या होती है? एब्सेंट होती है और वो हार्मोन रिलीज करती है। इट मींस इसमें जो हार्मोन रिलीज करती है वो डायरेक्ट कहां पर आते हैं? बोलो, ब्लड में आते हैं। क्लियर? तो अब अगर अपन बात करें एग्जांपल्स की, तो एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल्स में पीनियल ग्लैंड होती है, आप सभी को पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है, पैराथायराइड ग्रंथि होती है, थाइमस ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है। हम जानते हैं एड्रिनल ग्लैंड को सुप्राएड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये किडनी के ऊपर स्थित होती है। क्लियर? अब अगर बात करें मिश्रित ग्रंथियों की, तो हमें सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि जो मेसोक्राइन ग्लैंड होती है, मिश्रित ग्रंथियां होती है, उनको हम आंशिक अंतःस्रावी ग्रंथियां भी कहते हैं, यानी पार्शियली एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। और इनमें एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन दोनों पार्ट होते हैं। अब क्योंकि इसमें डक्ट उपस्थित होती है तो वो कौन सा भाग हुआ? बहिस्रावी भाग, एक्सोक्राइन पार्ट। और चूंकि इसमें हार्मोन भी उपस्थित होते हैं तो आप हार्मोन भी स्रावित करती है, इसलिए एंडोक्राइन पार्ट भी उपस्थित हुआ। और अगर हम बात करें इसके मेन एग्जांपल, तो अग्नाशय इसका एग्जांपल है, पैंक्रियास, टेस्टिस है, अंडाशय है, अपरा प्लेसेंटा है आदि। ठीक है? अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं ये जो बेसिक पार्ट हमने देखा है, इस बेसिक पार्ट में कहां से क्वेश्चंस आते हैं? तो सबसे पहले जो क्वेश्चन जनरली बहुत से बार पूछा गया है वो यही आता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? अगर एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन कुछ भी नाम नहीं ले तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर। यानी आपसे कोई यकृत होता है। अगर आपसे पूछा जाए हमारे शरीर की सबसे बड़ी, आपसे मेरे को एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, तो भी क्या होगा? लीवर। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो आंसर क्या होगा? थायराइड। क्लियर? ये आपको पता होना चाहिए। और क्या क्वेश्चन यहां बेसिक में पूछा जाता है, आपसे पूछा जाए तो कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो हमारे ब्रेन में उपस्थित होती है, तो आपको पता होना चाहिए पीनियल और पिट्यूटरी दो ऐसी ग्रंथियां हैं जो हमारे गोलार्ध मस्तिष्क में उपस्थित होती है। अब अगर बात करें कौन ऐसा पूछा जाए कि वो कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो बाल्यावस्था तक सक्रिय रहती है, तो पीनियल और आपसे में थाइमस दो ऐसी ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं जो केवल चाइल्डहुड स्टेज तक ही सक्रिय रहती है। अगर आपसे में कोई ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया बहुत सी बार कि कौन सी मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है, तो अगर आपसे में इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको एक अग्नाशय ग्रंथि दे दी और तीन दूसरे नाम दे दिए तो अग्नाशय हो जाएगा, या आपसे पूछा जाए मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण कौन सा है, तो आपसे में वो अग्नाशय और एक ऑप्शन दे आपको टेस्टिस, एक दे ओवरी, एक दे ऑल ऑफ देम, तो ऑल ऑफ देम हो जाएगा। अब क्या आजकल ऐसा भी क्वेश्चन आने लग गया कि आपसे में वो अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है, बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, आंशिक अंतःस्रावी ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो जनरली स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है, तो इनमें से कोई नहीं, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि मिश्रित ग्रंथियों का ही दूसरा नाम क्या होता है? आंशिक अंतःस्रावी ग्रंथियां होता है। तो ये हमने सबसे पहले बेसिक जाना। अब आपसे मैं कह रहा हूं हमें क्या करना है कि इन ग्लैंड्स के बारे में
स्टडी करनी है। तो आपसे मैं कह रहा हूं हम वन बाय वन ग्लैंड स्टडी करेंगे। ओके, दोस्तों हम पहली ग्लैंड पीनियल ग्लैंड स्टडी करने जा रहे हैं। अभी बेसिक पार्ट हमने स्टडी कर लिया है, अब हम वन बाय वन ग्लैंड स्टडी कर रहे हैं। पीनियल ग्लैंड या कोई सी भी ग्लैंड हम स्टडी करते हैं, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम किसी भी ग्लैंड में तीन इंफॉर्मेशन हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। एक पोजीशन ऑफ ग्लैंड, यानी कोई भी ग्लैंड हमारी बॉडी में कहाँ है। दूसरा नेम ऑफ हार्मोन, कि वो ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है। और देन वर्क ऑफ हार्मोन, कि उस हार्मोन का कार्य क्या है। उसके अलावा अगर उस ग्लैंड की कोई इंपॉर्टेंस है वो तो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन ये तीन बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपको पहली ग्लैंड आपको मैं स्टडी करूं, मैंने कहा पीनियल ग्लैंड, तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, आपसे मैं कह रहा हूं पोजीशन। तो आपसे मैंने कहा पीनियल ग्लैंड की पोजीशन क्या है, तो हमें पता होना चाहिए कि पीनियल ग्लैंड जो है हमारे ब्रेन यानी मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन के डायस्टेरोन भाग की, आपसे मैं कह रहा हूं जो डोर्सल सरफेस होती है जिसको एपिथैलेमस कहते हैं, उस पर स्थित होती है। आपसे मैं कह रहा हूं सबसे पहले हमें पोजीशन पता चल गई, फिर हमें पता चलना चाहिए हार्मोन। तो आपसे मैं पीनियल ग्लैंड जो है वो मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है, तो हमें नेम ऑफ हार्मोन भी पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें वर्क की, तो पीनियल ग्लैंड का वर्क कौन या उसके हार्मोन का वर्क हम बात देखिए, तो हमें पता होना चाहिए मेलेटोनिन हार्मोन दो वर्क करता है। एक वर्क क्या करता है, ये लैंगिक परिपक्वता को, सेक्सुअल मैच्योरिटी, आपसे मैं मैच्योरिटी को इनहिबिट करता है, संदर्भित करता है। यानी जब तक पीनियल ग्लैंड एक्टिव रहती है तब तक मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावित होता है, और मेलेटोनिन जब तक हार्मोन स्रावित होता है तब तक लैंगिक परिपक्वता नहीं आती है। उसके बाद अगर मैं दूसरा फॉर्म की बात करूं, तो पीनियल ग्लैंड जो है यानी मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो त्वचा पर मेलेनिन वर्णकों को क्या करता है, एकत्रित करता है, यानी वर्णकों को डिफ्यूज नहीं होने देता है। क्या मीनिंग हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि आपसे मैं कह रहा हूं कि जब तक पीनियल ग्लैंड एक्टिव रहेगी, मेलेनिन वर्णक, मेलेनिन पिगमेंट हमारी बॉडी पर डिफ्यूज, स्किन पर डिफ्यूज नहीं हो पाएंगे। इस वजह से जब हम छोटे होते हैं चाइल्डहुड स्टेज तक, आपसे मैं कह रहा हूं जो हमारा कलर रहता है, जब हम पीनियल ग्लैंड के इनएक्टिव होने पर थोड़ा सा कलर क्या होता है, डार्क हो जाता है। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूं ये जनरली जिनका बहुत ज्यादा रंग एकदम फेयर होता है उनमें भी पता नहीं चलता, डार्क होता है उनमें भी नहीं पता चलता, जो मिडिल रंग होता है ना बहुत ज्यादा फेयर ना बहुत ज्यादा काला, उनमें जनरली ये इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। क्लियर? अब अगर हम बात करें कि हमने पोजीशन देख लिया, हार्मोन देख लिया, वर्क देख लिया, अब हमें और क्या बातें पता होनी चाहिए। तो पीनियल ग्लैंड जो है ऐसी ग्लैंड है जिसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, और वो इंपॉर्टेंस हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जैसे मैं आपसे मैं बात करें पहली इंपॉर्टेंस की, तो पीनियल ग्लैंड जो है वो जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक से संबंधित होती है। आपसे मैं ये बचपन से पढ़ते हैं, मीनिंग क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। दूसरी विशेषता की बात करें तो पीनियल ग्लैंड जो होती है वो मनुष्य की थर्ड आई इसको माना जाता है। क्यों माना जाता है वो भी मैं बताता हूं। देन ये चाइल्डहुड स्टेज तक एक्टिव रहती है, और आपसे मैं कहूं मस्तिष्क की रेस जिसे सेल ऑफ ब्रेन भी कहा जाता है। एक्चुअली क्या होता है जब पीनियल ग्लैंड इनएक्टिव हो जाती है, तो आपसे मैं कह रहा हूं कि इस पर कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट का क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है। इस वजह से आपसे मैं कोई मस्तिष्क की रेस यानी सेल ऑफ ब्रेन भी कहा जाता है, ये कोमा सेल भी होती है। अब आपसे मैं कह रहा हूं इनमें दो जो प्रॉपर्टीज बताई मैंने, बायोलॉजिकल क्लॉक और आपसे मैं थर्ड आई, वो कैसे हुई विशेषता उसको सुनना। एक्चुअली क्या होता है कि जो पीनियल ग्लैंड होती है वो प्रकाश के प्रति, लाइट के प्रति सेंसिटिव होती है। तो आपसे मैं कह रहा हूं कि जिस बच्चे का बायोलॉजिकल क्लॉक नहीं बिगड़ता है उस पे पीनियल ग्लैंड जो एक स्टेज जो 12, 13, 14 साल है वहां पर आने पर ही इनएक्टिव होती है। लेकिन अगर किसी का बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाता है तो उसमें पीनियल ग्लैंड जल्दी से इनएक्टिव हो जाती है। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। आपसे मैं कुछ एग्जांपल से कि आपको थर्ड आई और बायोलॉजिकल क्लॉक सारा समझ में आएगा। एक्चुअली क्या 100 बच्चों को बोलो लिया गया, सबकी उम्र कितनी 9 साल की, उनमें से 50 बच्चों को बंद कमरे में रखा गया और 50 बच्चों को नॉर्मली जैसे उनका बायोलॉजिकल क्लॉक चलता है, दिन में वो बाहर खेलते हैं और आप रात को सोते हैं, उसको रहने दिया। तो क्या देखा गया कि जिन 50 बच्चों का बायोलॉजिकल क्लॉक हमने डिस्टर्ब कर दिया उनमें पीनियल ग्लैंड जल्दी से इनएक्टिव हो गई, उनमें लैंगिक परिपक्वता जल्दी आ गई। इसका मतलब अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बायोलॉजिकल क्लॉक से संबंधित कौन सी आपसे मैं कह रहा हूं एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, तो आंसर क्या होगा, पीनियल ग्लैंड। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसी तरह से थर्ड आई क्यों बोला गया, हम जानते हैं कि जब तक पीनियल ग्लैंड एक्टिव होगी
लैंगिक परिपक्वता नहीं होगी। इसका मतलब हुआ कि जब तक आपसे मैं कह रहा हूं पीनियल ग्लैंड एक्टिव है, लैंगिक परिपक्वता नहीं आएगी, किसी तरह की कोई गड़बड़ियां नहीं होगी। लेकिन जैसे ही पीनियल ग्लैंड इनएक्टिव हुई, जैसे ही थर्ड आई बंद हुई, जैसे ही गड़बड़ी स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब इसको क्या बोला गया, थर्ड आई। अब आपसे मैं कह रहा हूं कि जनरली जो बोलो सेकंड ग्रेड है, आपसे मैं को सभी एग्जामों में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी विशेषता पीनियल ग्लैंड की होती है, और ऑप्शन में क्या देते हैं, कोमा सेप देते हैं। आपसे मैं कह रहा हूं एक दे देते थर्ड आई, एक दे देते जेली कड़ी, एक दे देते ऑल। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, आज इसमें बहुत सी बार पूछा गया, तो आपको ये विशेषताएं पता होनी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब पहली ग्रेड आपको समझ में आ गई होगी। ओके ओके, हमने पीनियल ग्लैंड स्टडी किया। अब अपन क्या स्टडी कर रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या स्टडी करने जा रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर। अब क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। आपको मैं बता दूं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बॉडी की दूसरी ग्लैंड जो होती है उन सबको कंट्रोल करती है, इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्लियर। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको खुद को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस करता है। इट मींस जो हाइपोथैलेमस है उसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है मास्टर ग्रंथि किसका नाम है, पिट्यूटरी का, पीयूष ग्रंथि का, और मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है, हाइपोथैलेमस को। क्लियर। अब आपसे मैं हाइपोथैलेमस को क्यों, तो उसका रीजन है कि इसकी जो पोजीशन है, एक्चुअली आपसे मैं कह रहा हूं अगर हम बात करें पिट्यूटरी ग्लैंड की पोजीशन की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वही अगर मस्तिष्क के जो डायसेफेलोन भाग है उसकी वेंट्रल सरफेस, अदर सतह, जिसको हम हाइपोथैलेमस भी कहते हैं, पर स्थित होती है। तो आपसे मैं कह रहा हूं हमें ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, हाइपोथैलेमस इज नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रेन। आप हाइपोथैलेमस इज ए वेंट्रल सरफेस ऑफ, आपसे मैं कहूं क्या, डायसेफेलोन। क्लियर। तो हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी ग्लैंड उपस्थित होती है। आपसे मैं कह रहा हूं अगर हम बात करें हार्मोन की, तो फिर हमें पता होना चाहिए पिट्यूटरी ग्लैंड ही ऐसी ग्लैंड है जिसके सबसे ज्यादा हार्मोन उपस्थित होते हैं। तो अगर अपन सबसे पहले हार्मोन का देखें तो हमें पता होना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब होते हैं, एक एंटीरियर लोब और एक पोस्टीरियर लोब, यानी एक अग्रपिंड और एक पश्चपिंड। जो अग्रपिंड होता है उसको हम एडिनोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, और जो पश्चपिंड होता है उसको न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। ये इसके दूसरे नाम हैं। आपको पता होना चाहिए कि अग्रपिंड के हार्मोन का नाम पूछे या एडिनोहाइपोफाइसिस का नाम पूछे, बात एक ही है। पोस्टीरियर लोब यानी पश्चपिंड का हार्मोन का नाम पूछे या न्यूरोहाइपोफाइसिस पूछे, एक ही बात है। क्लियर। अगर हम सबसे पहले नाम को देखें तो अग्रपिंड एडिनोहाइपोफाइसिस के कौन-कौन से हार्मोन है, तो मैंने यहां पर बताया आपको, एक होता है ग्रोथ हार्मोन जीएच, जिसको एचटीएस सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं, एक टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी होता है, एक एसीटीएच एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी होता है, एफएसएच फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी होता है, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी होता है, प्रोलैक्टिन या एमटीएच लेक्टोट्रोपिक हार्मोन या गेमोट्रोपिक हार्मोन भी होता है, और एमएसएच मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी होता है। इसी तरह से अगर हम न्यूरोहाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर लोब की बात करें तो आपसे मैं कह रहा हूं इसका एक एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसका नाम वेजोप्रेसिन भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है वेजोप्रेसिन किसका नाम होता है, एडीएच का। इसी तरह से दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीटोसिन। अब क्या होता है कि यहां से जनरली क्वेश्चन क्या आता है, कोई आता है कि इनमें से कौन सा हार्मोन का समूह आपसे मैं कह रहा हूं अग्रपिंड पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड का है, तो आपको क्या करते हैं, चार्ट ग्रुप का बना के देते हैं। तो आपको अगर याद नहीं रहते हैं तो आप ये ध्यान रखो कि जो पोस्टीरियर लोब है न्यूरोहाइपोफाइसिस है उससे रिलेटेड कौन है, एडीएच वेजोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। अगर ये पता है तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा अग्रपिंड के कौन से होते हैं। क्लियर। यहां तक आपको मेरे हिसाब से समझ में आया है। ओके ओके। अब आपसे मैं कह रहा हूं हमने सभी हार्मोन के बारे में जान लिया, अब हम उनके वर्क के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करें ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन नाम से पता चल रहा है कि हमारे ग्रोथ वृद्धि से संबंधित होता है। अब क्या होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, स्पेशली जो ग्रोथ हार्मोन है उसमें हाइपो, आपसे मैं तो हाइपर से आता है कि जब ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है तो क्या डिजीज होती है, और जब अधिकता हो जाती है तो क्या डिजीज होती है। तो कमी यानी हाइपो और आपसे मैं अधिकता यानी हाइपर। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि ग्रोथ हार्मोन की जब कमी हो जाती है तो बच्चों के अंदर क्या होता है और एडल्ट में क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए बच्चों के अंदर बोनापन हो जाता है, ट्रोफिज्म हो जाता है। अब आपसे मैं यहाँ पर क्या है, जो बोनापन हो जाता है वो एक ध्यान देने वाली बात है कि जो ग्रोथ हार्मोन पीयूष ग्रंथि का जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी
जितने बच्चे होते हैं वो मेंटली और फिजिकली फिट होते हैं, लेकिन जब थायराइड ग्रंथि पढ़ेंगे, थायराइड ग्रंथि का जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसकी जब कमी बच्चों में होती है तो भी बच्चे बोने होते हैं, लेकिन वो बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं एडल्ट के अंदर अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होगा? तो एडल्ट के अंदर जब ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाती है तो सीमन ड्रॉप होता है, जिसमें व्यक्ति समय से पहले बूढ़ा हो जाता है। अब अगर हाइपर सीक्रेशन की बात करें तो ग्रोथ हार्मोन की जब अधिकता हो जाती है, हाइपर सीक्रेशन हो जाता है बच्चों में, चाइल्ड में, तो बच्चों भीमकाय महाकाय हो जाते हैं। क्लियर? अक्सर हम अखबारों में देखते हैं कि एक बच्चा है 10 साल का, वजन है 120 किलो, इट मींस उसमें ग्रोथ हार्मोन की अधिकता है, सो ट्रीटमेंट की जरूरत है, वो ठीक हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह से अगर बात करें ग्रोथ हार्मोन की अधिकता अगर एडल्ट में हो जाए तो क्या होगा? एक्रोमेगली रोग होगा। क्लियर? एक्रोमेगली डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है कि एक्रोमेगली डिजीज किससे होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि एक्रोमेगली डिजीज जो है वो ग्रोथ हार्मोन की अधिकता से होती है। किसमें? वयस्क में, एडल्ट में। और आपसे देखो एक्रोमेगली रोग का सिम्टम्स क्या है? इसमें व्यक्ति गोरिल्ला जैसा हो जाता है। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूं, आपको मैंने एक ग्रोथ हार्मोन के बारे में बताया। क्लियर? ओके, आपको ग्रोथ हार्मोन के बारे में मैंने बताया समझ में? यस, हमने ग्रोथ हार्मोन के बारे में जान लिया है, हमें अच्छे से पता चल गया कि ग्रोथ हार्मोन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तरफ से कैसे इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम आते हैं नंबर 2 TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगेन मैं आपसे कहूं TSH हार्मोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से पता चल रहा है कि ये क्या काम करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट मींस ये हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, ये है थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है। क्लियर? ये तो इसका फंक्शन हुआ। अब यहाँ पर भी क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक महिला आपसे मैं कहूं अपना थायराइड टेस्ट कराने गई और उसका डॉक्टर ने TSH टेस्ट लिखा और जब उसकी रिपोर्ट आती है तो उसमें TSH का लेवल आपसे मैं को बढ़ा हुआ आता है, तो इसका क्या मीनिंग है? उस लेडी को हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमारे बॉडी में एक नेगेटिव फीडबैक चलता है। आपसे मैं कहूं जब अगर किसी के अंदर आपसे मैं कह रहा हूं कि TSH का लेवल बढ़ा हुआ है, TSH का लेवल अगर बढ़ा हुआ है, इट मींस आपसे मैं कह रहा हूं उसको हाइपोथायराइडिज्म है। हाइपोथायराइडिज्म कैसे हुआ? अगर मैं आपसे कहूं हाइपोथायराइडिज्म हुआ, इट मींस थायरोक्सिन हार्मोन का रिलीज थायराइड ग्लैंड नहीं कर रही है, तो ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन जाती है कि आप पिट्यूटरी ग्लैंड से थायरोक्सिन TSH का लेवल ज्यादा स्रावित करो, TSH, तभी ताकि थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हो। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जब TSH का लेवल, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल इंक्रीज आता है, इट मींस उस पर्सन को, उस लेडी को क्या है? हाइपोथायराइडिज्म है। और अगर TSH का लेवल डाउन आता है, इट मींस हाइपरथायराइडिज्म। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो आपसे मैं को TSH भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम बात करते हैं ACTH की, एंटीकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये, हमारी एड्रिनल ग्लैंड हम जानते हैं, जिसको सुप्राएड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं, जो किडनी के ऊपर स्थित होती है। आपसे मैं कह रहा हूं उसके दो भाग होते हैं, एक कोर्टेक्स और मेडुला, स्टडी करेंगे आगे हम। तो आपसे मैं कह रहा हूं ये जो ACTH है वो ओनली एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स भाग को ही इंड्यूस करता है, स्टिमुलेट करता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा भाग है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन से प्रभावित नहीं होता है, तो आंसर क्या होगा? एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला भाग। क्लियर? तो ACTH भी आपको पता चल गया। ओके, तो आपसे मैं कह रहा हूं मैंने आपको 3 हार्मोन बताया, आपको पता चला। ओके ओके, नाउ हम नंबर 4 FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करते हैं। आपसे मैं कह रहा हूं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, नाम है इसका FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपसे मैं कह रहा हूं ये क्या काम करता है? तो FSH जो है वो गेमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन को इंड्यूस करता है। इट मींस आपसे मैं कहूं कि ये जो मेल है उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस को और फीमेल में oogenesis को इंड्यूस करता है। तो आपसे मैं कहूं FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन भी आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम बात करें LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH क्या काम करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे मैं कहूं ये फीमेल में ओवुलेशन, अंडो उत्सर्ग को इंड्यूस करता है। अक्सर कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपसे मैं कह रहा हूं कि कौन सा हार्मोन जो है वो अंडो उत्सर्ग से रिलेटेड होता है, तो कौन सा होगा? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रोलैक्टिन, या जिसके दो नाम और LTH,
समय को मेमरी ग्लैंड स्तन ग्रंथियों में मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है। क्लियर? तो आप समय करो ये किससे रिलेटेड है? मिल्क प्रोडक्शन से। क्लियर? मिल्क इजैकुलेशन से नहीं। क्लियर? तो आप समय को प्रोलैक्टिन एलटीएच और एमटीएच इसके दो नाम है। या एल का मतलब क्या है? लैक्टो और एम का मतलब क्या है? मेमो। क्लियर? उसके बाद है एमएसएच हार्मोन। पूरा नाम क्या है? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक्चुअली ये हार्मोन क्या करता है? तो आप समय करो नाम है इसका मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो क्या होता है कि हमारी जो त्वचा होती है उस पे आप समय करो हमें पता है दो लेयर है, ऊपर अपर पार्ट में एपिडर्मिस है, लोअर पार्ट में डर्मिस है। क्लियर? अब एपिडर्मिस में भी 5 लेयर है और उसमें आप सबको सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है और सबसे नीचे की लेयर होती है वो स्ट्रेटम मेलपिकी होती है। तो आप सबको सपोज दैट ये स्ट्रेटम मेलपिकी है। अब इस स्ट्रेटम मेलपिकी में क्या होता है कि इसमें आप समय कहो इस तरह से दो तरह की सेल्स होती है, एक मेलेनोसाइट सेल, एक क्रेटिनोसाइट सेल। क्रेटिनोसाइट सेल जो होती है वो एपिडर्मिस के अंदर लेयर को फॉर्मेशन करने का काम करती है, लेकिन जो मेलेनोसाइट सेल होती है वो मेलानिन पिगमेंट को प्रोड्यूस करती है। अब हमें ये नाम समझ में आएगा, नाम क्या है? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका मतलब हुआ एमएसएच हार्मोन किसका है? पिट्यूटरी ग्लैंड का। और आप सभी को किसको स्टिमुलेट करता है? हमारी त्वचा की एपिडर्मिस की स्ट्रेटम मेलपिकी की मेलेनोसाइट सेल को मेलानिन पिगमेंट फॉर्मेशन के लिए स्टिमुलेट करता है। क्लियर? तो इस तरह से हमने इन सारे हार्मोन के फंक्शन के बारे में जाना। ओके, इतनी बात मेरी समझ में आपको आई। नाउ अब हम पोस्टीरियर लोब के बारे में हार्मोन के बारे में स्टडी करते हैं। आपसे मैंने पहले बताया कि आपको पता होना चाहिए जो पोस्टीरियर लोब है उसी का दूसरा नाम क्या होता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या होता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्लियर? अब अगर हम बात करें इसके हार्मोन तो एडीएच और आप समय को ऑक्सीटोसिन हार्मोन। हमें पता होना चाहिए एडीएच हार्मोन एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है, अगर मैं इसके वर्क की बात करूं तो ये जो होता है आपसे मैं कहूं जो हमारी नेफ्रॉन होता है उसकी जो डीसीटी होती है, डिजिटल कम्युनिकेटिव ट्यूब्यूल्स जो होती है तुरंत संबंधित नलिका, उससे ये हार्मोन जो है 10 to 12% वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, जल का पुनर्अवशोषण कराता है। ये इसका फंक्शन है। क्लियर? और आपसे मैं कह रहा हूं ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, इसलिए आपसे मैं कह रहा हूं इसका नाम वेसोप्रेसिन भी होता है। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है एडीएच का दूसरा नाम क्या होता है? ये वेसोप्रेसिन हार्मोन। किसका दूसरा नाम होता है? ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से एक और हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। आपसे मैं को ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो आपसे मिल्क इजैकुलेशन का वर्क करता है। क्या करता है? बोलो मिल्क इजैकुलेशन, यानी आपसे दूध का स्त्रावन करवाता है। तो इस तरह से हमने आपसे मैं कहूं पिट्यूटरी ग्लैंड को भी स्टडी किया। हमने आज क्या स्टडी किया? एंडोक्राइन सिस्टम का बेसिक पार्ट स्टडी किया, पीनियल ग्लैंड स्टडी की और पिट्यूटरी ग्लैंड स्टडी की। क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और आप सभी को जो भी आपको अच्छा लगे वो कमेंट करें।